नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जियो 123 से हैदराबाद हाई कोर्ट गैर मुतमईन, हुकूमत को तमाम उमूर पर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत। बीजेपी दौरे हुकूमत में जानवरों की जिंदगी इंसानों की जिंदगी से ज्यादा अहम, पार्लियामेंट में बैरिस्टर ओवैसी की तकरीर। नामपली के सरकारी दवाखाने की तरक्की पर अकबरुद्दीन ओवैसी का इजहार मसरत, मुताल्लिका रुकन असम्बली के साथ मजलिसी कायदे मुक़न्नना का दौरा। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए 31 अगस्त तक मोहलत, 2000 नशिस्तें मक़लूआ। बोंगीर नईम के मकानात पर पुलिस के धावे, नईम के साथियों पर भी कसता जा रहा है पुलिस का शिकंजा। और जीएचएमसी का बिल कलेक्टर रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, रिश्वतखोर मुलाजमीन को पकड़ने में एसीबी के साथ ताउन करने अवाम से अपील। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ हुसूल अराजी के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जारी किए गए जियो 123 पर हैदराबाद हाई कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अदालत में जुमेरात को इस मामले पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि तमाम उमूर पर हलफनामा दाखिल किया जाए। अदालत ने कहा कि मुश्तरका खानदान को रोजगार की फराहमी से मुताल्लिक़ भी जियो में कोई वजाहत नहीं की गई है। इस मुकदमे की समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि अचानक गौ रक्षक कहां से नमूदार हो गए हैं। मुल्क में दलितों पर हमलों के खिलाफ लोकसभा में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि आखिर गौ रक्षक हमारे फ्रिज और प्लेट में कैसे झांक कर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की मेहरबानी है कि गाय की खाल निकालने वाले लाखों दलित अपने रोजगार से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दलितों पर हो रहे हमलों के बारे में किए गए रिमार्क्स को मुसक्का-ख़ैज़ करार देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान किसी मशहूर फिल्म से चुराया हुआ डायलॉग की तरह था। उन्होंने कहा कि इंसानी जिंदगियों से ज़्यादा जानवरों की ज़िंदगी अहमियत की हामिल हो गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि मुल्क में ज़्यादातर बीफ बरामद करने वाले ताजरीन हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि गाँव रक्षकों का डीएनए हुक्मरान जमात से मिलता है। Sri Ovasi, very briefly, please. Congratulate the Dalit brethren throughout the country who have stood up against the majoritarian communalism and who have given a message to weaker and other oppressed section that this discrimination, oppression, xenophobia can only be fought once you stand up and oppose the majoritarian communalism, you take them head on. So second point, no democracy in the world has prioritized animal life over human life. This is what this government is doing, and I would like to congratulate them in a sarcastic way for progressing, taking forward democracy in this way, that you have prioritized animal life over human life. Sir, third point, sir, what we are seeing now, what Professor Shepard, Mr. Kyancha Ele has said, that for the first time we are seeing a skin for a skin. A skin of a dead cow, a skin of a human being. This is what is being happening, and credit again goes to the ideology of the ruling party. Sir, my fourth point is that this is a new phenomena. Why is it that these Gorakshaks have come up suddenly? Because you are in power and they are getting power from you and they are getting emboldened. My fifth point, sir, how is it that these so-called cow protectors want to look into my fridge, my utensil, my plate, what do I eat? What right do they have? They have no right whatsoever to look into my house and to see what I am eating or what I am eating. Sir, the so-called protectors of cow, look at the laws which you have made.
I want to know from the Honorable Home Minister, IPC 354, assaulting a woman, 509 IPC, outraging the modesty of woman, 354 2 years, 509 1 year is the conviction sentence. Whereas if in Haryana, if you are caught with smuggling cow, the imprisonment is 7 years. I want to congratulate them. This speaks volumes about Beti Padhao, Beti Bachao. This is what they are doing. When it comes to women, when it comes to our sisters, it is 2 years and 1 year. For cow it is 7. Sir, my 7th point: sexual violence against Dalit girls have increased from 32 to 150 years, 150 cases per year, sir. 8 lakh Dalits are dependent upon this job of skinning dead cows. Now their whole economy is being destroyed thanks to the ruling party and their sister organizations. A Dalit cannot sell the dead cow skin, bones or horns. Sir, my 9th point, important, sir. The Honorable Prime Minister made a fantastic statement that shoot me, kill me. It was a very stoic moment. Coming, I'm sure this dialogue was stolen from a very important Hindi movie. But anyway, the Honorable Prime Minister made that statement. But all of us are complaining over here. Why didn't he add Muslims and other people? I want to congratulate the Prime Minister for showing his mindset. Right. Sir, I'm concluding, sir. But by showing his mindset, why? Because Muslims can never be part of Hindu nationalism. But Muslims are an important pillar of Indian nationalism. This is what I want to say, sir. Sir, I want to conclude by saying that if you are so-called protectors of cow, why is it that you're taking insulin? Many BJP members, I'm sure, are diabetic. Right. The insulin is made by pancreas of cattle. Sir, last point, sir. I would like to end my Iqbal share on the share of Iqbal, by what Iqbal said about the cow protectors. खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जर्रे खुम आयर होगा, तुम्हें तहजीब अपने खंजर से अपने आप खुद खुशी करेगी. Sir, let the Honorable Home Minister say that isn't his ruling party taking in 2013-14, 14-15, you have taken 2 crores from beef exporters. Okay. And the biggest beef exporter is not a Muslim. Lastly, sir, would you ban beef export? Because 2015 we export 1,806 metric tons of beef. That is 4.8 billion. Let the Honorable Home Minister do not indulge in semantics. We'll do this, we'll do that. You know for sure, all these Gaurakshas belong to you. They come from you. They have your DNA. Right. You should crush them equally, sir. Thank you, sir. गैंगस्टर नईम की इनकाउंटर में हलाकत के बाद तश्कील दी गई खुसूसी तहकीकाती टीम की तरफ से अब भी नईम के साथियों के ठिकानों पर पुलिस के धावे जारी हैं। जुमेरात को तीसरे दिन भी पुलिस ने नारसंगी के अलकापुरी में वाक़े नईम के मकान की तलाशी ली। बताया गया कि पुलिस को कई अहम मालूमात हासिल हुई हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से पुलिस की तरफ से मुसलसल तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है और नईम और उसके साथियों के ठिकानों पर धावे किए जा रहे हैं। बताया गया है कि नईम के ड्राइवर सिदरगौड़ के अलावा उसके एक साथी को वनस्थलीपुरम से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें हयातनगर की अदालत में पेश कर दिया गया। नईम के दीगर साथियों के खिलाफ भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मालूम हुआ कि करीमनगर, निजामाबाद, महबूबनगर को भी खुसूसी टीमें रवाना की गई हैं जो नईम के बेनामी असासों की तहकीकात करेंगी। पुलिस की तरफ से नईम को मुलजिम नंबर 1 बनाया गया है। मुलजिम नंबर 3 श्रीधर गौड़ और बलराम को मुलजिम नंबर 9 बनाया गया है। नारसंगी पुलिस की तरफ से नईम के एक साथी ताजुद्दीन को भी गिरफ्तार करते हुए राजेंद्र नगर की अदालत में पेश कर दिया गया। ताजुद्दीन के कब्जे से पैसों से भरे 2 बैग भी बरामद हुए हैं। टीआरएस के रुकन असेंबली रामलिंगा रेड्डी ने कहा है कि भोंगीर नईम के एनकाउंटर में हुकूमत का कोई रोल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई का हिस्सा था। टीआरएस के रुकन असेंबली ने कहा कि हुकूमत में मौजूद कायदीन में इख्तलाफात की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि नईम पीपुल्स वार ग्रुप की पैदावार था जिसकी परवरिश तेलुगु देशम हुकूमत ने की और कांग्रेस ने उसे बढ़ावा दिया। रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि इस एनकाउंटर से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि 2004 के इंतखाबात से दूर रहने के लिए नईम ने उन्हें धमकी दी थी और इस सिलसिले में उन्होंने सिद्दीपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी।
दूसरी तरफ तेलंगाना जेएसी के सदनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भूंगी नईम की डायरी में जितने भी नाम हैं उनका इंकशाफ करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डायरी में जिन अफराद के नाम मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे का क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत को इस सिमत में पहले काम करना होगा। कोदंडराम ने कहा कि एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि मुत्तहदा आंध्रा में जराइम पेशा अफराद के साथ सियासतदानों के ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद ने ही रियल एस्टेट के कारोबार को बदल कर रख दिया था। साबिक वजीर उमा माधव रेड्डी ने गैंगस्टर नईम के साथ उनके ताल्लुकात से मुताल्लिक़ आ रही खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए इस पूरे मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उमा माधव रेड्डी ने कहा कि नईम के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत उनके खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। उमा माधव रेड्डी ने यह भी कहा कि नईम को सैकड़ों फ़ोन कॉल्स के जाने की झूठी खबर फैलाई जा रही है, जबकि वो अपने शौहर की ज़िंदगी से ही एक ही फ़ोन इस्तेमाल करती आई हैं और इसके डाटा से इसका पता चला जा सकता है कि उन्होंने किस किस से बात की है। साबिक वज़ीर ने कहा कि हुकूमत शख्सी दुश्मनी के तहत उनके खिलाफ मुहिम चला रही है। उमा माधव रेड्डी ने यह भी कहा कि कत्ल की सियासत से उनके ख़ानदान ने कभी इत्तेफाक नहीं किया और ना ही इस तरह की सरगर्मियों में उनका खानदान मुलव्विस रहा है। दूसरी तरफ तेलुगु देशम तेलंगाना के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत तेलुगु देशम के कायदीन को हरासा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम के साबिक लीडर आंजहानी माधव रेड्डी के अफराद खानदान को हरासा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि तेलुगु देशम के लीडर उमा माधव रेड्डी के खिलाफ भी हुकूमत साजिश के तहत कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि अखबारात में ये इत्तलात आ रही हैं कि गैंगस्टर नईम के कई अफराद बशमूल हुक्मरान जमात के अफराद से भी ताल्लुकात थे, लेकिन हुकूमत के तहत काम करने वाली एजेंसियां अगर इसकी तहकीकात करती हैं तो उसके हक़ाइक़ सामने नहीं आ सकते। उनका कहना था कि नईम से मुताल्लिक़ बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराई जानी चाहिए। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने खिले मोहम्मद नगर में मुनक़्क़िद होने वाली यौम आज़ादी तक़रीब के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा महकमा इत्तलात के कमिश्नर के अलावा पुलिस और दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। राजीव शर्मा ने तक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले मुक़ामात का जायज़ा लेने के बाद अहदेदारों को हिदायत दी है कि किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली के सरकारी इलाकाई दवाखाने का दौरा किया और दवाखाने को कॉरपोरेट तर्ज पर तरक्की देने पर मुतल्लका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मजलिसी जिम्मेदारों और दवाखाने के RMO सुपरिटेंडेंट व स्टाफ को मुबारकबाद दी। अकबर ओवैसी ने नामपल्ली के सरकारी दवाखाने को दूसरे सरकारी दवाखानों के लिए एक मिसाल करार देते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदे और जिम्मेदार शहरी खिदमत खल्क के जज्बे के तहत काम करेंगे तो इससे दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल होगी। अकबर ओवैसी ने कहा कि इलाज आज काफ़ी मुश्किल और महंगा हो गया है और ऐसे हालात में आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलतें पहुँचाना बहुत बड़ा काम है। उन्होंने अपनी जानिब से भी दवाखाने की तरक्की के लिए असरी सहूलतें फराहम करवाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलतें फराहम करने के लिए उन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों में खुसूसी दिलचस्पी लेकर इसे बुनियादी और असरी सहूलतों से मुज़य्यन करने की कोशिश की है और हुकूमत जिन सहूलतों को फराहम करने से मजबूर है वो सहूलतें मजलिस ने फराहम करवाई हैं। कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जाने का देखने का मुझे मौका मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस कामयाबी के साथ और जिस इरादों के साथ और यहाँ आने वाले बीमारों के जरूरतों को महसूस करते हुए जो काम किया जा रहा है, बहुत ही कम सरकारी दवाखानों में इस तरीके से काम हो रहा है। तो इस अच्छे काम और मनसूबाबंद अंदाज में होने वाले काम के लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और कंग्रेचुलेट करता हूं और ये जरूर कहूंगा कि हर वक्त लोगों के जहनों में, दिमागों में ये बात रहती है कि सरकारी दवाखानों में
अच्छा इलाज नहीं होगा। लेकिन आज नामपल्ली हल्के में मुतालिका रुकन असेंबली और दीगर सारे लोगों की मेहनत की वजह से ये जो बात आम तौर से जहनों में और दिमागों में है कि सरकारी दवाखानों में अच्छे से काम नहीं होगा, सही काम नहीं होगा, इस बात को खत्म करने की, मिटाने की एक कोशिश का आगाज हुआ है और इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश कामयाब होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो तालीम और सेहत पर खास तवज्जो दे और गरीब अगर परेशान होता है तो अपने बच्चों की तालीम और अपने घर वालों की बीमारी के वक्त ही परेशान होता है। ये सबसे बड़ा मसला है गरीब के लिए कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो बीमार की बीमारी के इलाज को करवाते करवाते एक सारा घर उसका बीमार हो जाता है माशी परेशानियों में, कि दूर दूर से जाकर कर्ज लाता है, पैसा लाता है और कोशिश करता है कि अपने बीमार की इलाज करवाओ। तो ये बहुत बड़ा मसला है और इस मसले को हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी होती है कि हम भी हमारी जिम्मेदारियों को निभाएं और हमारे हल्के में जितने भी दवाखाने हैं सरकारी, उसमें जो भी मुमकिन हो सकता है अपनी जात से करें। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और मेरी ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, कोशिश में हूं, ख्वाहिश है कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाओ जहां पर दवाएं हम बना सकें ताकि गरीबों को कम से कम कीमत व दामों पे दवाएं दें। इलाज का इंतजाम तो करवा दिया है, लेकिन आज असरा ओवैसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का बिल हमारा उतना नहीं होता जितना फार्मेसी का बिल हो जाता है गरीब का। तो आज ये बहुत बड़ा मसला है, तो इसको भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन देख रही है कि किस तरीके से हम इसको भी करें। बीच में एक और बातें आई थी, जेनरिक मेडिसिन, सब बोले जेनरिक बहुत अच्छी है, सस्ती है। जेनरिक सस्ती होगी लेकिन जेनरिक मेडिसिन के 10 डोजों में वो असर नहीं होता जो नॉन जेनरिक के 1 डोजेज में फर्क होता है। अगर मैं गलत हूं तो डॉक्टर मुझे करेक्ट कर सकते। तो आज जेनरिक मेडिसिन बातें बहुत सी की गई कि जेनरिक मेडिसिन देंगे जेनरिक, लेकिन ये जेनरिक मेडिसिन फेल हो चुकी। अच्छी दवा दीजिए, 10 गोलियों के बजाय 1 गोली से इलाज होता है। आज इस चीज की जरूरत है। आज हम बात कर रहे हैं, मैंने कई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बात की है। इंशाअल्लाह ताला साल 1.5 साल में अगर हमारी बातचीत कामयाब हो जाएगी तो ओवैसी फार्मास्यूटिकल्स के नाम से हम कंपनियों से डायरेक्ट दवा खरीदेंगे और लाकर बाजार में गरीबों को सबसे सस्ते दामों पे बेचने का ये काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कई फार्मेसी के इंडस्ट्रीज हैं जो दवाएं बनाते हैं। हम आज उनसे वो दवाओं का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम उनको एडवांस देंगे, क्योंकि एक दवा के प्रोडक्शन की कॉस्ट एक होती है, उसके बाद लोकल टैक्सेस, ये टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, फिर एक मेडिकल स्टोर में जब आके बिकती है तो 20 रुपये अगर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है तो दूसरे कॉस्टिंग सब लगाने के बाद 20 रुपये की दवा को 80 रुपये या 100 रुपये में बेचा जाता। दूसरी तरफ शहर का खदीम उस्मानिया दवाखाना इन दिनों खुदमात से ज्यादा गंदगी से पहचाना जा रहा है। दूर दराज के गरीब अवाम इलाज के लिए दवाखाने से रुजू होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी सेहत बेहतर होने के बजाय और भी बिगड़ जाती है। 4TV के कैमरामैन ने जब दवाखाने का मुआयना किया तो वहाँ पर न सिर्फ गंदगी बल्कि मरीजों की अबतर हालत के कई मनाजिर देखने में आए। सीनू नामी मरीज अपने इलाज के लिए दवाखाने में शरीक तो हो गया, लेकिन ना तो उसके इलाज पर तवज्जो दी जा रही है और ना ही उसे बिस्तर फराहम किया गया है। बेबस व मजबूर सीनू दवाखाने के हाथे में बाहर सोने पर मजबूर है।
ऐसा नहीं कि दवाखाने में बिस्तर खाली नहीं है। जब दवाखाने का अंदरूनी जायजा लिया गया तो वहां पर बड़ी तादाद में खाली बिस्तर पाए गए। एक सिनूही दवाखाने के इंतजामिया की लापरवाही का शिकार नहीं है। दीगर कई मरीज खराब हालत में दवाखाने के कोनों में लाचार पड़े हुए पाए गए। हुकूमत तिब्बी शोबे को बेहतर बनाने के बुलंद बांग दावे तो करती आई है, लेकिन दवाखाने की हालत देखकर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि शहर के इस कदीम और तारीखी दवाखाने में क्या हो रहा है। दवाखाने में कैदी को भी इलाज के लिए लाया गया, लेकिन इस कैदी की हालत इतनी खराब है कि वो चलने से कासिर है और जेल का अमला उसके साथ नाशाइस्ता सलूक करता हुआ देखा गया। गरीब अवाम मजबूरी के तहत सरकारी दवाखानों से रुजू होते हैं ताकि उनका इलाज हो सके, लेकिन जो हालात उस्मानिया दवाखाने के आप देख रहे हैं उससे खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या ऐसे माहौल में क्या कोई मरीज सेहतयाब हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि दवाखाने की सफाई के साथ साथ यहाँ के अमले के जहनों की सफाई पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि मरीजों को इलाज के साथ साथ अमले का ताउन भी हासिल हो। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में मखलूआ नशिस्तों पर दाखिलों के लिए 31 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। अक़लियती कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बी शफीउल्लाह ने बताया कि रियासत में जुमला 71 अक़ामती इदारों में 2000 मखलूआ नशिस्तें मौजूद हैं, जिसमें दाखिलों के लिए 31 अगस्त तक मोहलत दी जा रही है। ख्वाहिशमंद हज़रात अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। शफीउल्लाह ने एतराफ़ किया कि इब्तिदा में इन इदारों में बाज़ मसाइल पेश आ रहे थे, जिसकी यकसुई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मसाइल की यकसुई के लिए विजिलेंस टीम के जरिए स्कूल की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि 3 महीनों के अंदर तमाम मसाइल की यकसुई कर ली जाएगी। रियासती वजीर सियाहत चंदुलाल अजमेरान ने बताया कि पुष्करालू के मौके पर महकमा तहजीब और सकाफत की तरफ से 9 मुकामात पर तहजीबी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में पुष्करालू से मुतालिक ब्रोशर जारी करने के बाद रियासती वजीर ने बताया कि सागर के करीब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक तहजीबी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। इन प्रोग्रामों में 12,000 कलाकार हिस्सा लेंगे। ग्रुप 2 के इम्तिहानात पुराने तरीक़ेकार के तहत मुनक़्क़िद करने का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना था कि नए तरीक़ेकार से इम्तिहान मुनक़्क़िद करने पर तुलबा का नुकसान होगा। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने एहतजाजी उम्मीदवारों से इजहार यकानगत किया। उम्मीदवारों के एहतजाज की वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक भी जाम रही। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एनसीसी कैडेट 2nd बटालियन की तरफ से सिटी कॉलेज से बराए मदीना बिल्डिंग, चार मीनार तक स्वच्छ भारत और ग्रीन भारत के मौजू पर रैली निकाली गई। अवाम में साफ सफाई और शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के मकसद से शऊर बेदारी के तहत यह रैली निकाली गई थी। इस रैली में एनसीसी कैडेट्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। एनसीसी के आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने कहा है कि साउथ जोन पुलिस बकरीद और गणेश त्योहारों के पुरअमन बनाने के लिए इक़दामात और इंतजामात में जुट गई है। डीसीपी ऑफिस में साउथ जोन के तमाम पुलिस अहदेदारों के साथ खुसूसी इजलास के बाद उन्होंने बताया कि 5 था 15 सितंबर गणेश फेस्टिवल है और 12-13 सितंबर को ईद उल अजहा का इम्कान है। इसी मुनासिबत से पुलिस इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेगी कि किसी किस्म की बदआमनी न फैले। डीसीपी ने बताया कि 3000 से ज़ायद फोर्सेस को मुतैन किया जाएगा। हसास मकामात पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। उन्होंने दोनों फिरकों से अपील की कि वो एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का एहतराम करें ताकि अमन का माहौल बरकरार रहे। ये हैदराबाद सिटी पुराना शहर में आने वाले 2 इम्पोर्टेंट त्योहार्स इवेंट्स, वन बकरीद और गणेश चतुर्थी सितंबर 5 को स्टार्ट हो रहा है और 15 को इमर्शन और डिपेंड अपॉन मून साइट बकरीद 12 और 13 को हो जाएगा। इसी मामला में जो प्रिपरेशंस करना है, ये दोनों त्योहार लास्ट ईयर एक ही टाइम में आया, इस बार भी एक ही टाइम में आ रहा है। ये दोनों त्योहार में कोई ओवरलैप नहीं होने के लिए, कोई तमाम लोग का कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने के लिए क्या क्या प्रिपरेटरी मेजर्स लेना है, क्या क्या प्रिकॉशंस करना है, ये
मीटिंग द्वारा पूरा साउथ जोन ऑफिसर्स मिलकर क्या करना है, डूस एंड डोंट्स अभी चर्चा हो गया। ये पूरी तरफ बंदोबस्त कम से कम 3000 से ज्यादा लोग डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ये बकरीद गणेश मंडप, ये बकरीद के टाइम में कोई वेस्ट मटेरियल मंडप का साथ नहीं जाना है। कुछ इस मामला में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, आर्गुमेंट्स आ जाता है। ये पूरा रुकने के लिए हर एक मंडप में ये कांस्टेबल को पूरा जिम्मेदार रख के वहाँ रख रहा है। कोई डीजेस नहीं अलाउड है और ये मंडप में और रात में कंप्लीट वो लोग वहीं सोना है। इम्पोर्टेंट सेंसिटिव प्लेसेस में सीसी कैमरास लगा रहे हैं और गाय का मामला में दूसरा वाला इंटरफेरेंस हम नहीं अलाउ करेंगे। कानूनी के अनुसार काउ स्लॉटर नहीं करना। ये पूरा हम भी ये बुचर्स का और ये कैटिल बेचने वाले का मीटिंग लगाएंगे। बकरीद के टाइम में अननेसरली काउस को, गाय को नहीं लाने के लिए, और गाय के बिना किसी जानवर को अगर पुलिस जानबूझकर रुकेगा तो उन लोगों के ऊपर हम एक्शन ले लेंगे। उनका दोनों त्योहार शांति अमन से करने के लिए हम साउथ जोन में लास्ट टाइम कैसे हो गया, इससे ज़्यादा बहुत सुहृद भावन वातावरण में करने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने जीएचएमसी के बिल कलेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अहदेदार ने मीडिया से बात करते बताया कि मधुरा नगर में दुकान के मालिक अरविंद आर्या ने अपनी दुकान के टैक्स से मुताल्लिक दस्तावेजात जमा कराए थे, लेकिन बिल कलेक्टर सतीश कुमार ने दस्तावेजात में खामियां बताते हुए पहले तो दुकान को मोहरबंद करने की धमकी दी, फिर 30,000 रुपए की रिश्वत तलब की। सतीश कुमार के इस मुतालबे पर अरविंद आर्या ने महकमे इंसदाद रिश्वत से रुजू होकर शिकायत की, जिस पर जुमेरात को जाल बिछाकर सतीश कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी अहदेदार ने अवाम से अपील की है कि अगर कोई भी सरकारी अहदेदार उनसे रिश्वत तलब करता है तो फौरी महकमे इंसदाद रिश्वत को इत्तला दी जाए। सैफाबाद पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखे की वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी ने बताया कि मेरठ के साकिनान इमरान कुरैशी, शाहरुख पठान, फरहान पठान, मोहम्मद नईम और अनस कुरैशी 2 टीमों में मुनक़सिम होकर सरखे की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने बताया कि ये टोलियां मसरूफ मकामात पर कार सवारों के अलावा दीगर अफराद को भी उनकी तवज्जो हटाकर अपना निशाना बना चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इन सारिकों की एक टोली अफजलजहन के इलाके में सस्ती होटल में क़याम करते हुए अपने निशाने की तलाश किया करती थी। पुलिस की तफ्तीश के दौरान इस टोली के अरकान ने बताया कि मेरठ की तकरीबन 5 टोलियां हैदराबाद के अलावा बेंगलुरु और मुंबई में भी सरगर्म हैं। ये टोलियां महंगे सेलफोन्स का सरखा करती हैं। पुलिस ने टोली के अरकान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 25 लाख रुपए मालियत के महंगे सेलफोन्स बरामद किए हैं। इस टोली के मजीद 3 अरकान शाकिर, साजिद और मुकीम मफरूर बताए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जियो 123 से हैदराबाद हाई कोर्ट गैर मुतमईन, हुकूमत को तमाम उमूर पर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत। बीजेपी दौरे हुकूमत में जानवरों की जिंदगी इंसानों की जिंदगी से ज्यादा अहम, पार्लियामेंट में बैरिस्टर ओवैसी की तकरीर। नामपल्ली के सरकारी दवाखाने की तरक्की पर अकबरुद्दीन ओवैसी का इजहार मसरत, मुतल्लिका रुकन असम्बली के साथ मजलिसी कायदे मुक़न्नना का दौरा। अक़लियती अक़ामती तालीम इदारों में दाखिलों के लिए 31 अगस्त तक मोहलत, 2000 नशिस्तें मक़लूआ। भोंगीर नईम के मकानात पर पुलिस के धावे, नईम के साथियों पर भी कसता जा रहा है पुलिस का शिकंजा। और जीएचएमसी का बिल कलेक्टर रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। रिश्वतखोर मुलाजमीन को पकड़ने में एसीबी के साथ ताउन करने अवाम से अपील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।